नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप देख रहे हैं कि आज अगर आप अभी तुरंत टीवी चालू करेंगे तो टीवी पे एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग चल रहा है कि अतीक और अशरफ को मेडिकल को लेके जाया जा रहा था और वहां पे 3 लोग आते हैं, अज्ञात लोग आते हैं और अतीक जो है वो बाइट दे रहा था मतलब मीडिया को, और वहीं पर आकर के उसके दिमाग के ऊपर जो है बंदूक लगाई जाती है और वहीं पे उसको शूट कर दिया जाता है और दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो अब इसमें क्या एंगल है, क्या हम लोगों को समझना चाहिए, क्या इस पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है उसको समझना चाहिए, या फिर हमें दूसरा एंगल ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आपने देखा कि जिस तरीके से सवाल उठा रही थी अतीक के बेटे अशरफ के इनकाउंटर पे, क्या उनका क्या कुछ एंगल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे तमाम एंगल हैं, हमें अपने दिमाग को शांत करके और इस एंगल को समझने का कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। तो मैं आ गई हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सर के पास, समझूंगी कि इसमें सर क्या क्या एंगल हम लोगों को निकालना चाहिए। चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सालों तक रहे हैं तो ये पुलिस के लिए अपने आप में कितना बड़ा चुनौती होता है कि अपराधी, एक खूंखार अपराधी जिसके ऊपर खुद सिक्योरिटी फोर्स सर लगा होता है उसके पास, जब उसे हम कहीं भी जेल से बाहर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स होती है, लेकिन वहीं पे ऐसा होता है कि 3 मतलब अज्ञात लोग आते हैं और उसके सामने दिमाग पे पिस्टल लगाते हैं और उसको शूट कर देते हैं और मौके पर मौत हो जाती है। तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल पूछूंगी, अतीक और अशरफ दोनों का एनकाउंटर तो नहीं है, 3 अज्ञात आते हैं, हत्या हुई है, क्या कहेंगे? अर्चना जी, बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज ये घटनाक्रम है। इसको हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए, बड़ा गंभीर प्रकरण है। पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले ये जो 3 मुझे बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई, गहराई से पूछताछ करें वो किसके आदमी हैं, किन परिस्थितियों में वो इतने नज़दीक पहुंच पाए। नज़दीक अगर पहुंच गया और अगर किसी पुलिसकर्मी की इसमें चूक है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभिरक्षा में मृत्यु एक अत्यंत ही गंभीर घटना है, आपत्तिजनक भी है, क्योंकि जिस तरह से अभिरक्षा में मृत्यु उनकी हत्या की गई है वो भी जब मेडिकल कॉलेज अपने मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे वहाँ पर हत्या होना। पुलिस का कॉर्डन साफ दिखाई पड़ रहा है। ये 3 व्यक्ति कॉर्डन तोड़ करके किस तरीके से आकर के ताबड़तोड़ इन्होंने गोली बरसाई, पॉइंट ब्लैंक गोली बरसाई, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये 3 कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हथियार कहाँ से आए और इनको मारने का इनका मोटिव क्या है, और जिसकी भी इसमें शय हो उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए कि अगर किसी ने इनको भेजा हो, प्रेरित किया हो या इनको किसी भी कारण से भेजा हो, एन केन प्रकारेण उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सर यहाँ पे मोटिव का जिक्र किया कि मारने का मोटिव क्या है, आपको सर क्या कुछ समझ में आता है कि हत्यारों का क्या कुछ मोटिव हो सकता है? देखिए, बहुत मोटिव सामने आ सकते हैं। गैंग राइवलरी हो सकती है, पुरानी दुश्मनियाँ हो सकती हैं। आपने इसके पहले भी देखा था कि बोतलें वगैरह, चप्पल वगैरह फेंकी गई थी जी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र, और चूंकि अगर ये गिरफ्तार हो गए हैं, ये पता लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, हथियार कहाँ से आए और किस प्रकार से इनकी हत्या हुई है। सर आपने अभी कहा कि उनके ऊपर जूते, चप्पल, फिर उसके बाद बोतल वगैरह भी कोर्ट रूम में जिस तरीके से फेंका गया, तो कहीं ना कहीं उस एंगल को भी जोड़ना चाहिए कि राइवलरी हो सकती है कुछ ऐसा। इन्वेस्टिगेशन में संभावना कहते हैं, किस लाइन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये लाइन इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और हर लाइन इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और इसमें गैंग राइवलरी के साथ साथ और तमाम जो एंगल हैं वैमनस्यता के, वो जग जाहिर हैं। उसके आधार पर पता लगाना चाहिए इन तीनों को किसने भेजा, क्या इनका मोटिव था, हथियार कहाँ से आए थे। सर अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आधे घंटे पहले हम लोग यूपी पुलिस की तारीफ़ कर रहे थे, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ़ कर रहे थे कि जी यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं कहीं, और अभी आधे घंटे बाद यूपी के अंदर, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सर लगा है, क्या कहेंगे? पुलिस अभिरक्षा में इस प्रकार की हत्या एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए था। न्यायालय ने आपको अभिरक्षा में इसीलिए दिया था। अभिरक्षा का तात्पर्य क्या है, कस्टडी में कि सकुशल आप ले आएं और सकुशल वापस करें। ये अगर हुई है, बहुतों की बहुत ज़्यादा जवाबदेही है, बहुत सारे पुलिसकर्मियों की, कर्मी अधिकारियों की बहुत बड़ी जवाबदेही। आपने खुद देखा, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल था और फिर भी हत्या हो जाती है, क्या कारण है? सर एक बहुत बड़ा सवाल जो है, अपने पीछे हत्यारे छोड़ के जाते हैं। एक और मैं अगर बात सर पूछूं कि अभी प्रयागराज जहां का अतीक रहने वाला है, अभी मैं वहां पे रिपोर्टिंग करने गई थी एनकाउंटर के बाद, अतीक के बेटे अशरफ के एनकाउंटर के बाद, तो वहां पे लोग पहले ही ये बोल रहे थे कि ये तो मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर है। अब वहाँ पे जब लोग होंगे तो वो तो सीधा सीधा बोलेंगे देखो जी मुसलमानों को तो भय में रख रही है सरकार। ये इसको कैसे
मैं इसको हिंदू मुसलमान में नहीं देखता हूँ, जात बिरादरी में नहीं, मैं केवल अपराध के दृष्टिकोण से देखता हूँ। इसका मोटिव क्या है, अपराध के पीछे कारण क्या है, और किस प्रकार जिसको कहते हैं कि जिसके मैरों में, जिसकी हड्डियों में, डीएनए में अपराध है, वो इस तरीके की घटनाक्रम को कर सकता है कि पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की सुरक्षा चक्र को भेदते हुए आकर के, जानते हुए कि वो भी मुठभेड़ में मारे जा सकते थे, लेकिन अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर भी उनको फांसी की सज़ा तक तो हो ही सकती है। और ये चीज़ जो है मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन अवधारणा के तो तमाम लोग हवा देने वाले हैं। मैं इसको केवल अपराध के दृष्टिकोण से देखता हूँ, हिंदू मुस्लिम का कोई इसमें एंगल मैं नहीं देखता हूँ। राजनीतिक एंगल देखते हैं सर? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, राजनीतिक एंगल भी मैं देखता हूँ। और ये कितना बड़ा हो सकता है राजनीतिक एंगल? जितना बड़ा जघन्य हत्याकांड आपने अपने जीवन में कभी देखा है, कभी सुना है ऐसा? नहीं देखा है ना, नहीं सुना है ना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इसमें संभावना, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, मैं इस पे कयास अभी नहीं लगाऊंगा। इस पे कयास लगाना भी अभी बहुत जल्दी होगा। और ये हम सबको, आपने जब ये सर खबर सुनी तब आपके ऊपर ये क्या असर पड़ा कि मतलब पुलिस के घेरे में रह के 3 लोग आते हैं, मार के अपराधी को चले जाते हैं, आपके ऊपर ये मतलब क्या चला? अविश्वसनीय लगा मुझे। फिर मैंने कहा इसको तस्दीक करना पड़ेगा, लेकिन जब हर जगह चैनल से पता लगा तो मैं तो बिल्कुल ही किंग कर्तव्य मूड हो गया। ट्रस्ट हुआ ही नहीं आपको? ट्रस्ट हुआ नहीं, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहले विश्वास नहीं हुआ जब आपने इस घटना को सुना, फिर उसके बाद आपने मतलब टीवी चैनल्स पे देखा, बहुत जगह से पुष्टि की, तब आपको जाके कहीं ना कहीं विश्वास हुआ कि ये। सर एक और मैं चीज़ अगर आपसे पूछूं, प्रयागराज जहां का अतीक रहने वाला है, वहां पे क्या सेंसिटिव माहौल बन सकता है क्या इसके बाद, या फिर ऐसा किसी भी ऐसे घटनाक्रम के बाद संवेदनशील मामला है, संवेदनशील ही नहीं अत्यधिक संवेदनशील है, तो हर संभावना से, किसी भी संभावना से एक इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुलिस की सतर्कता, प्रशासन की सतर्कता से मैं समझता हूं कि हर चीज़ नियंत्रण में रहेगी। और अभी मैं अभी जैसे ही ये घटना हुई तो वैसे ही बहुत सारे लोग टीवी चैनल्स पे आके डिबेट करने लगे, लोगों ने मतलब आके अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। तो उनमें से एक भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि ये तो अब बिल्कुल ही विभाजन का समय आ चुका है, ये विभाजन का समय आ चुका है। आप ये कहिए संविधान का तो इनकाउंटर पहले हुआ, अब ये पूरा देखिए कानून को धता करके ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, ये मैंने भी सुना था, अत्यंत राजनीतिक बयान और गैर जिम्मेदाराना बयान। मैं इसकी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। क्या ज़रूरत है सर इस समय ऐसे बयानों की? इस वक्त ज़रूरत है सबको अमन, सबको शांति बनाए रखने के लिए, और ये आश्वस्त करने के लिए दोषी गिरफ्तार होंगे, न कि इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात करना। ये सर ने भी जैसा कहा कि अभी इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप गैर जिम्मेदाराना बातें करें, क्योंकि सर के पास बहुत कम समय है, तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि क्या कुछ एंगल इसमें हो सकता है। तो सर ने बहुत सारे एंगल बताए कि कुछ ऐसा उसके गैंग वॉर भी हो सकता है, कुछ ये भी एंगल हो सकता है कि राजनीतिक एंगल भी इसमें हो सकता है, कुछ जो है कानून का फेलियर भी थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है। सर ने सारे मुद्दों पे जो है खुल करके बात की है। कहीं ना कहीं आपको अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ, और इसी के साथ धन्यवाद।